शुभ मध्याह्न बच्चों। मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे काव्य खंड के अंतर्गत तीसरा पाठ बादल को घिरते देखा है, जिसके रचयिता हैं नागार्जुन। तो आइए इनके जीवन परिचय पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। नागार्जुन जी कौन हैं? हिंदी और मैथिली मतलब बिहार की भाषा, मिथिला की भाषा। हिंदी और मैथिली के प्रमुख लेखक व कवि नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी, बिहार के सतलखा गांव में हुआ। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो इस लाइन पर अंडरलाइन कर सकते हैं। उनका असली नाम क्या था नागार्जुन का? तो वैद्यनाथ मिश्र था। परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। वो हिंदी में भी रचनाएं किए और मैथिली भाषा में भी रचनाएं किए। लेकिन जब हिंदी भाषा में उन्होंने रचनाएं किए तो अपना नाम नागार्जुन के नाम से सारी रचनाएं प्रकाशित की, और मैथिली में जब उन्होंने रचनाएं किए तो यात्री नामक उपनाम से उन्होंने रचनाएं की। खेतीहर परिवेश में पले बढ़े नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। प्रारंभ में वे संस्कृत भाषा में ही पढ़े तथा आगे उन्होंने स्वाध्याय पद्धति से मतलब प्राइवेट रूप से शिक्षा पूर्ण की। उन्होंने लगभग सभी विधाओं में लिखा, मतलब और भी जो अन्य विधाएं हैं जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि, तो उन विधाओं में भी उन्होंने लिखा। उन्होंने 1 दर्जन कविता संग्रह, 2 खंड काव्य तथा 6 से अधिक उपन्यास लिखे। इनमें से कविता संग्रह अपने खेत में, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, रत्नगर्भ और उपन्यास रतिनाथ की चाची, बलछनमा, नई पौध, कुंभीपाक आदि। मैथिली रचनाएं, मैथिली भाषा में जो रचनाएं की उनमें से है चित्रा, पत्रहीन, नग्न, गाछ जो उनकी कविता संग्रह हैं, फिर पारो, नवतुरिया ये उनके उपन्यास संग्रह हैं आदि प्रमुख रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई। इसके अलावा बाल साहित्य मतलब बच्चों के लिए खास जो साहित्य रचनाएं होती है उसको बाल साहित्य बोलते हैं। तो बाल साहित्य व बंगला रचनाएं भी काफ़ी चर्चित हैं। 1965 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 5 नवंबर 1998 को उनकी मृत्यु हो गई। तो आइए उनके रचनाओं की पंक्तियों को देखते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसे हम गा करके भी सुना सकते हैं। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इस प्रकार से आप भी गाना चाहें तो गाने का अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए इसका सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है। प्रसंग क्या है? तो प्रसंग इस पद्यांश में कवि वर्षा के बादलों का आगमन एवं कमलों पर उनके बरसने का
वर्णन किया है। मतलब वर्षा जब आती है और कमल के पंखुड़ियों पर गिरती है तो उस समय का जो दृश्य होगा कितना अद्भुत आकर्षणीय दृश्य होगा, तो उसी का वर्णन है। तो इसी को आप प्रसंग में लिख सकते हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर। अमल माने होता है निर्मल, धवल माने होता है सफ़ेद, गिरी माने पर्वत, शिखरों मतलब उसके चोटियों पर, पर्वत के चोटियों पर। बादल को घिरते देखा है मतलब बादल को घेराव करते हुए, तो उसको ऐसे कह सकते हैं। कभी कहते हैं कि मैंने श्वेत या निर्मल श्वेत पर्वत की चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। फिर छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। आगे की पंक्तियों में क्या कहते हैं कि उन बादलों में से निकलने वाले मोती की बूंदों जैसे तुहिन कणों मतलब ओस कणों को मान सरोवर मतलब हिमालय में बहने वाली कुछ सरोवर हैं, तालाब हैं जिनको मानसरोवर कहते हैं। और मानसरोवर एक होता है मानस सरोवर, मतलब मस्तिष्क भी एक प्रकार से क्या है, सरोवर है जहाँ पर ब्रह्मांडीय धाराएं प्रवाहित होती हैं। तो अभी यहाँ पर मानसरोवर मतलब हिमालय में बहने वाली कुछ सरोवरों से है। तो उन बादलों में से निकलने वाले मोती की बूंदों जैसे ओस कणों को मानसरोवर के तालाब में खिले स्वर्णिम कमल पर गिरते देखा है। स्वर्णिम कमल से क्या अभिप्राय है? जब कमल की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें पड़ी हो और अचानक धूप खिल उठे तो उस धूप की जो पीली धूपिया रोशनी है, उस रोशनी में वह कमल का पुष्प स्वर्णिम कमल के समान दिखाई देता है। ठीक है, तो खिले स्वर्णिम कमल पर गिरते देखा है। उसके बाद पुनः आकाश में बादलों को गिरते देखा है। ठीक है, फिर एक बार समझ लें। कवि कहते हैं कि मैंने निर्मल श्वेत पर्वत की चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। उन बादलों में से निकलने वाले मोती की बूंदों जैसे ओस कणों को मानसरोवर तालाब में खिले स्वर्णिम कमल पर गिरते देखा है। उसके बाद पुनः आकाश में बादलों को घिरते देखा है। तो समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका विशेष देखते हैं। विशेष क्या होगा? तो प्रकृति का अनुपम सौंदर्य दर्शाया है। ठीक है, और पंक्तियों में जगह जगह पर तुकांत भी है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, मतलब संस्कृत के शब्दों का भी जगह जगह पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, और युग्म शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे श्यामल नील, छोटी बड़ी, मधुर तिक्त आदि युग्म शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देश से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ठीक है, चलिए इसे भी गा लेते हैं। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो आइए इसका भी व्याख्या देखें। तो क्या कहते हैं? छोटी बड़ी कई झीलें हैं, है ना। झील मतलब तो समझते ही होंगे, है ना। तो छोटी बड़ी कई झीलें हैं, इन झीलों के काले नीले जल में
श्यामल नील, सलील माने होता है जल, श्यामल माने होता है काला नीला, ठीक है। समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते। तो आइए देखते हैं। तो क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि धवल हिमगिरी पर, ठीक है, उसी धवल हिमगिरी पर मतलब उस श्वेत हिमालय की चोटियों पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों के काले नीले जल में, श्यामल नील सलील में, इन झीलों के काले नीले जल में पावस की उमस से व्याकुल, पावस मतलब वर्षा ऋतु में क्या हो जाती है? उमस बढ़ जाती है। उमस माने समझते होंगे जिसमें नमी मिश्रित उष्णता होती है, उसको उमस बोलते हैं। तो वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल, ठीक है, पक्षी कीड़े मकोड़ों को खोजने आते रहते हैं। तिक्त मधुर विषतंतु, विषतंतु मतलब कीड़े मकोड़े, ठीक है। तो पक्षी कीड़े मकोड़ों को खोजने आते रहते हैं, ठीक है। हंसों को तिरते देखा है। आगे क्या कहते हैं कि इसी झील में हंस भी तैरते रहते हैं। बादल को घिरते देखा है, मतलब इसी शिखर पर बादल भी घिरते हैं। फिर एक बार देख लेते हैं कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि धवल हिमगिरी पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों के काले नीले जल में पावस की उमस से व्याकुल पक्षी कीड़े मकोड़ों को खोजने आते रहते हैं। इसी झील में हंस भी तैरते हैं और इसी शिखर पर बादल भी घिरते हैं, ठीक है। तो दो पंक्ति समझ में आ गया होगा। इसका भी विशेष क्या है? तो प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण है, मतलब प्रकृति को बहुत ही गहराई से चित्रण किया गया है, ठीक है। और यहाँ भी कुछ युग्म शब्दों का प्रयोग है, साथ ही साथ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। और भाषा कौन सी है? तो खड़ी बोली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।